अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी का टाइटल देखने का मतलब है ये थोड़ा टेक्निकल काम है, क्योंकि प्रॉपर्टी टाइटल जो है वो सर्च करके समझना वो एडवोकेट का काम होता है। लेकिन एक सर्च रिपोर्ट जो रेरा में भी सबमिट किया जाता है, एडवोकेट बिल्डर को बना के देता है और वो बिल्डर सर्च रिपोर्ट जो है, टाइटल सर्च रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रेरा में सबमिट होता है। वो ज्यादा नहीं 4-5 पेज का रहता है। तो अगर आप चाहो तो उसको पढ़ के समझ सकते हो, और अगर आप नहीं पढ़ के समझते हो तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगा, बाद में आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो वो एक टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी भी आपको वहां पे अवेलेबल होता है। ये आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पहला जो स्टेप है प्रमोटर आइडेंटिटी, वो तो वेरीफाई करना ही है वो, क्योंकि वो ये नहीं बोल सकते कि वो मेरा काम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा सेकेंड स्टेप टेक्निकल है, बट अगर करते हो तो और अच्छी बात है। अब हम लोग उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका। बिल्डिंग अप्रूवल एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। ओके, पेज नंबर कितना है आपका? 101 पे आप देखोगे बिल्डिंग कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको ये देखना है कि जितने फ्लोर का सीसी आया है वहीं तक आपको बुकिंग करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि डेवलपर का सीसी आया रहेगा 10वें फ्लोर का, बुकिंग ले रहा है 12वें पे 15वें पे। ये काम नहीं करना है। ऐसा अगर करते हो, कस्टमर भी अगर कल को फंस जाएगा तो अननेसेसरली कंप्लेन फाइल होगा, तो आप भी परेशानी में आ सकते हो। तो इसीलिए आपको सीसी चेक करना है कम से कम। ऐसे तो बहुत सारे अप्रूवल है, आईओडी चेक करना है, फायर एनओसी है, बहुत सारे है, लेकिन कम से कम मिनिमम अगर कुछ देखना है तो सीसी तो देखना ही आपको। और ये भी देखना है कि सीसी पे वही प्रमोटर का नाम है या नहीं है। तो तीसरा स्टेप समझ में आ गया कि अपने को चेक करना है कि अप्रूवल, मतलब बेसिक अप्रूवल जो है वो सीसी है वो। तो सीसी किसके नाम का है, कितने फ्लोर का है। तो ये तीसरा स्टेप इसको याद रखना है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। चौथा जो आपका स्टेप है वो क्या है? स्टेटस ऑफ टैक्स पेमेंट। देखो क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो हो सकता है कि डेवलपर की प्रॉपर्टी बहुत पुरानी हो, 5 साल के बाद अब जाके बिल्डर जो है डेवलप कर रहा है, तो 5 साल से जो उसके पास जो प्रॉपर्टी है उस पर बहुत सारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ रहेगा। तो उसने वो पे किया है या नहीं किया है, तो एक बार वो स्टेटस भी आपको चेक कर लेना चाहिए। और खास करके अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो रीडेवलपमेंट है और जहां पे रीडेवलप होकर नया फ्लैट अगर बेचा जा रहा है, तो उसमें चेक करना है, क्योंकि उसमें पुराने सोसाइटी ने अगर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह नहीं भरा रहेगा तो सब जमा हो गए, बाद में फिर नए वाले लोग पे बर्डन आ जाता है। क्योंकि अगर सील होगा तो सबका नुकसान होगा ना, तो फिर हो सकता है कंट्रीब्यूशन सबको मजबूरी में करना पड़े। तो एक बार वो स्टेटस जो है वो चेक करना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है आपका टैक्स पेमेंट का स्टेटस भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट, लिटिगेशन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। ये आपको चेक करना है, ये है कि उस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई बड़ा केस तो नहीं चल रहा है। रेरा में कंप्लेन कितना फाइल हुआ है, किस बेसिस के ऊपर फाइल हुआ है, और अगर हाई कोर्ट में केस अगर है, सुप्रीम कोर्ट में केस अगर चल रहा है, या अगर बहुत सारा केसेस चल रहा है, तो वहां से थोड़ा खतरे की घंटी हो कि भाई इतना क्यों केस है, किस रिलेटेड केसेस है, तो आगे जाके प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है। तो वो आपको रिस्क एनालिसिस फिर करना पड़ेगा, या आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से जो है सलाह लेना पड़ेगा कि भाई ये इतने सारे केसेस है, किस टाइप के केसेस है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा गाइड करो। तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा अगर ज्यादा केसेस वहां पे आपको दिख रहे हैं। लेकिन ये भी स्टेप याद रखना है कि लिटिगेशन भी आपको प्रोजेक्ट का चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्डर जो है वो अलॉटमेंट लेटर इशू करना चाहिए, और उसको इशू करने के बाद में जब एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन होने जब जाएगा, तो उससे पहले उसने ड्राफ्ट आपको देना चाहिए। तो अब बिल्डर आपको ड्राफ्ट देता है या नहीं देता है, अगर मान लो नहीं भी दे रहा है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पोर्टल के ऊपर बिल्डर को रेरा में ड्राफ्ट सबमिट करना होता है, तो आप जाके पोर्टल से ड्राफ्ट जो है जाके डाउनलोड करके उसके ड्राफ्ट को रीड कर सकते हो। तो महारेरा पोर्टल पे अलॉटमेंट लेटर और एग्रीमेंट दोनों का ड्राफ्ट जो है कंपलसरी होता है उनको अपलोड करना, जहां से कस्टमर जो है जाके उसको देख सकते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 6, कि आपको अलॉटमेंट लेटर और एग्रीमेंट का ड्राफ्ट जो है वो पढ़ना है। अभी अलॉटमेंट लेटर पे मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये अलॉटमेंट लेटर होता क्या है। देखो, एग्रीमेंट बेसिकली कब बनता है, जब कस्टमर 10% का पेमेंट कर देता है उसके बाद बनता है एग्रीमेंट। तो 10% देने के बाद में एग्रीमेंट बनेगा, बराबर। अब ये 10% जो दिया, इसकी क्या श्योरिटी है, तो इसकी श्योरिटी के लिए जो है अलॉटमेंट लेटर है। इसकी श्योरिटी के लिए क्या है, तो आप जब पहले दिन जब कस्टमर का जाते हो विजिट कराते हो, उसी दिन आप क्लेरिफाई करो कि अलॉटमेंट लेटर कब इशू होगा, कितना % देने के बाद में अलॉटमेंट लेटर इशू होगा। अगर बिल्डर बोलता है 10% देने के बाद में, तो 10% के बाद तो एग्रीमेंट होता है, तो अलॉटमेंट कब होगा, तो फिर उसको 10% से नीचे बोलना पड़ेगा। तो कुछ डेवलपर 5% बोलेंगे, कुछ डेवलपर 7% बोलेंगे। वो पहले ही अगर क्लैरिटी रखोगे तो अच्छा है। क्यों, क्योंकि एक बार आपने बुकिंग कर लिया विजिट करके, और बाद में जब आप उसको डेवलपर को बोलोगे कि भाई मुझे अलॉटमेंट लेटर दे, तो वो क्या बोलेगा, अरे क्या जरूरत है अलॉटमेंट, डायरेक्ट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कर रहा हूं। अब वो एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बोलेगा अभी अगले हफ्ते करते करते 2-4 महीने निकल जाएगा, और उस बीच में अगर क्लाइंट को कैंसिल करना पड़ा तो क्लाइंट वहां पे नुकसान में जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर के पहले ही बात करना है कि भाई अपना अलॉटमेंट लेटर कब इशू होगा। अगर वो 5% बोलता है तो आप 5% पेमेंट करा के अलॉटमेंट लेटर आप ले लो। अलॉटमेंट लेटर पे मोटा मोटी क्या क्या होना चाहिए, तो एक कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है कि अलॉटमेंट लेटर पे क्या होना चाहिए। 5-6 चीजें हैं जिसका ध्यान में रखना है। पहला है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम, फ्लैट का नाम, फ्लैट का नंबर, एरिया कितना है, कितने का है, कंसीडरेशन, पार्किंग अगर है तो वो, और उसके बाद में जो है पार्किंग का है तो पार्किंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन डेट। तो ये मोटा मोटी 5-6 चीजें जो है आपके अलॉटमेंट लेटर पे रहना चाहिए। अब वो 1 पेज का हो, 10 पेज का हो, कैसे फॉर्मेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोटा मोटी 5-6 इंफॉर्मेशन उसके अंदर होना चाहिए। आ गई बात समझ में, अलॉटमेंट लेटर। तो ये आपको डे 1 में ही क्लैरिटी लेना है इसके ऊपर। अब उसके बाद में लास्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग, महारेरा कारपेट एरिया। अभी अगर हम लोग इसकी बात करें, महारेरा कारपेट एरिया, देखो रेरा जब आया तो रेरा ने एक अपना डेफिनेशन लाया कारपेट एरिया का। रेरा के आने से पहले मोफा था, मोफा में जो कारपेट एरिया था उसका डेफिनेशन अलग था। रेरा जब आया, रेरा का कारपेट एरिया जो है उसका डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गया है। वो तो उसका कारपेट एरिया क्या डेफिनेशन है वो आपको दिया हुआ है, और वो एग्जैक्टली उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको एक पिक्चर का लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, तो आपको एग्जैक्ट दिखाई भी देगा, तो जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कारपेट एरिया। तो बताने का मकसद ये है कि आपको पहले दिन जब आप इंक्वायरी करने जाते हो तो आप पूछोगे कारपेट एरिया कितना है, तो वो जो भी आपको एरिया बताएगा तो आप उसको दूसरा सवाल करो, रेरा कारपेट एरिया कितना है। क्योंकि कारपेट एरिया में बहुत सारे टाइप के, कोई यूजेबल कारपेट एरिया बोलेगा, कोई बिल्टअप बोलेगा, कोई कारपेट एरिया बोलेगा, कोई सुपर बिल्टअप कारपेट एरिया बोलेगा। इसीलिए आपको क्या पूछना है, रेरा कारपेट एरिया। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो कॉस्ट शीट है उस पर कौन सा कारपेट एरिया मेंशन करवाना है, रेरा कारपेट एरिया। एग्रीमेंट में तो बाय डिफॉल्ट आएगा, बट कॉस्ट शीट में भी कोशिश करके रेरा कारपेट एरिया लिखवाओ। अगर कॉस्ट शीट में नहीं चेंज हो रहा है या वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो मेल पे मंगाओ। पोजीशन डेट अगर अलॉटमेंट में नहीं मेंशन करके दे रहा है, मेल पे मंगाओ। कोई भी जानकारी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में मिसिंग है तो मेल पे मंगाओ। मेल किससे मंगाने का है, जो टेबल पे रिसेप्शनिस्ट बैठी है उससे नहीं मंगाने का है, प्रमोटर के ऑफिशियल ईमेल से आना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये टोटल जो है मैंने आपको 7 स्टेप बताए, जो 7 स्टेप को हमें ध्यान में रखना है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम लोग डील करने जाते हैं तो इन 7 बातों का, ये 7 स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। पहला स्टेप सब लोग साथ में बोलो, पहला स्टेप क्या है, वेरीफाई प्रमोटर आइडेंटिटी। पहला स्टेप क्या है, वेरीफाई प्रमोटर। दूसरा स्टेप क्या है, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, बिल्डिंग अप्रूवल एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट चौथा क्या है, टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट एक बार वो भी चेक करना है, टैक्स पेड है या नहीं है। नेक्स्ट
प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लिटिगेशन है नहीं है वो भी चेक करना है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट लेटर के बारे में पहले दिन ही पता कर लेना है कि अलॉटमेंट लेटर कब इशू होगा, और एग्रीमेंट रजिस्टर करने से पहले उसका ड्राफ्ट गो थ्रू करके जाना है। और लास्ट स्टेप क्या है? कारपेट एरिया। आप जो कॉस्ट शीट मंगाते हो, कॉस्ट शीट जो लेते हो, उसमें आपको ध्यान देना है कि कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया जो है मेंशन होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये है चैप्टर नंबर आपका 8। क्या स्टेप आपको फॉलो करना है?